नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चुनावी शो ऐलाने जंग। इस 1 घंटे में देश की हर वो राजनीतिक खबर जानेंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नतीजे को रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित किए गए 8 वोटों को मान्य करार देने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया क्लियर कौन है चंडीगढ़ का मेयर। यह है कुलदीप कुमार। 30 जनवरी को हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साझा प्रत्याशी थे कुलदीप, लेकिन वोट अमान्य हुए और कुलदीप चुनाव हार गए। ये तस्वीरें 30 जनवरी की, जब आंखों में आंसू थे, लेकिन 21 दिन बाद ये खुशी में तब्दील हो। ये लोकतंत्र की जीत है, चंडीगढ़ वासियों की जीत है, सच्चाई की जीत है और सभी हमारे इंडिया अलायंस की जीत है। आपकी आंख में आंसू थे, आज खुशी नजर आ रही होगी। आज खुशी के आंसू हैं, उस टाइम वो जो थे उसके दुख के आंसू थे कि वो कैसे लोकतंत्र की हत्या करे और हम कुछ नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले मेयर हो, 2 साल पुरानी पार्टी आज मेयर बना चुकी है। ये मेयर तो पहले ही बन जाता अगर ये धोखाधड़ी ना करते। पहली बार से लेकर अब तक मेयर हम बनते आए हैं, लेकिन आज लोकतंत्र की पक्की तरीके से जीत हुई है। ये फैसला आएगा जब सुप्रीम कोर्ट का। मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हमेशा यकीन था कि वहाँ पर न्याय की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को घोषित चुनाव परिणाम को निरस्त कर दिया और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुलदीप को मिले 8 वोट गलत तरीके से अमान्य कर दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट से मिली इस जीत के बाद अरविंद केजरीवाल भी मीडिया के सामने आए और बीजेपी को खरी खोटी सुनाई कि इतने कठिन समय में आज जो देश के अंदर जो हालात हैं, पूरा डिक्टेटरशिप चल रही है, जनतंत्र को कुचला जा रहा है, जगह जगह सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एक तरह से कुचले जा रहे हैं, रौंदे जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये बहुत मायने रखता है जनतंत्र के लिए और जनतंत्र को बचाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम है। उन लोगों ने तो वोट चोरी कर लिए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हम आखिरी समय तक लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और अंत में हमारी जीत हुई। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को उनके आचरण के लिए कारण बताओ नोटिस भी दिया है, जिसके जवाब के लिए मसीह को 3 हफ्ते का समय दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आईना दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, क्या आप देश से माफी मांगेंगे? और बड़ी चिंता मुझे इस बात की है, खुशी इस बात की है, मगर चिंता आज आम आदमी पार्टी की ये है कि इस देश में लोकतंत्र कैसे बचेगा जब केंद्र सरकार जैसी बड़ी पार्टी बेईमानी पे उतर आएगी, कैमरे के सामने बेईमानी पे उतर आएगी, तो जहां कैमरा नहीं है वहां इस केंद्र सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए। आपने बात भी की थी जो कुलदीप कुमार हैं, जो जीते हुए, अब जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जीता हुआ घोषित कर दिया है, तो इससे क्या है कि आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ है। जी हाँ, बहुत मोरल बूस्टर रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए पहले दिन भी ये कह रहे थे कि हमारे साथ जो है वो गलत हुआ है, लेकिन जो भी हुआ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा हिस्टोरिकल था और उसके बाद एक मोरल बूस्टर है आम आदमी पार्टी के कैंप के लिए। हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी आभा बंसल, मैं आम आदमी पार्टी से। आभा जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उससे आम आदमी पार्टी के लीडरशिप और काडर में किस तरह का बूस्ट मिला है, क्योंकि आप पहले दिन से कह रहे थे गलत हुआ है? हाँ जी, बहुत ही उत्साहवर्धक रहा आज का दिन और ये ऐतिहासिक दिन है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसकी जीत हमें सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिलेगी। हमें लग रहा था रिकाउंटिंग होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह हिस्टोरिकली बोल दिया कि आपके कैंडिडेट को जिता दिया कि जो 8 वोट थे वो गलत तरीके से रद्द किए गए, उम्मीद थी आपको? जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद थी। देखिए, जो वीडियोग्राफी हुई थी, जो उस दिन वीडियो लगाए गए थे, उसमें साफ तौर पे नजर आ रहा था कि अनिल मसीह ने उस दिन क्या किया लोकतंत्र की क्या। आप किस तरह देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? देखिए, ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर आज एक हिस्टोरिक डे है और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं
और सुप्रीम कोर्ट ने आज बता दिया कि अगर किसी के साथ भी कुछ अन्याय हो रहा है तो जुडिशरी उसको न्याय देने के लिए है हिंदुस्तान। पार्टी के लिए क्या मायने रखता है आपकी पार्टी के लिए? ये पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि इंडिया अलायंस के तौर पे ये हमारा पहला इलेक्शन था और ये एक नींव थी इंडिया अलायंस के, उसके लिए हमारे लिए काफी मायने रखती है। निपुण, कुछ अहम टिप्पणियां जो कोर्ट में की थी इसी के सापेक्ष में ये जरा बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए कोर्ट ने कहा कि एक निष्पक्ष अधिकारी को नियुक्त किया जाता है चुनाव के लिए, लेकिन अनिल मसीह कतई निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने साफ तौर पर एक उम्मीदवार यानी कुलदीप कुमार को हराने के लिए काम किया और ये कोर्ट में भी आकर उन्होंने गलत बात बोली कि जो मतपत्र खराब हो गए थे उस पर उन्होंने निशान लगाया। वो मतपत्र खराब नहीं थे, उनके निशान लगाने से वो जरूर खराब हुए क्योंकि किसी मतपत्र पर कोई निशान लगाया नहीं जा सकता है, लेकिन पार्षद ने जिसने वोट दिया उसने तो कोई निशान लगाया नहीं था। ऐसे में जो अमान्य करार दिया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्य करार दिया है। एक मैं जानकारी जरूर देना चाहूंगा, ये बार बार ये बात कही जा रही है कि अनिल मसीह को नोटिस जारी किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। वो नोटिस आखिर है क्या? देखिए, सीआरपीसी सेक्शन 340 का नोटिस है, 340 का नोटिस है और इसमें अगर आप कोर्ट में कोई गलत बात करते हैं, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं, कोर्ट को गुमराह करने के लिए गलत बयानी करते हैं, तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्राथमिक जांच कोर्ट स्वयं करता है, आपसे स्पष्टीकरण मांगता है कि आपके ऐसे आचरण की वजह क्या थी और अगर कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो उसके बाद मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया जाता है और संबद्ध मजिस्ट्रेट को मामला भेज दिया जाता है। और अगर ये मुकदमा चलेगा अनिल मसीह पर तो आईपीसी की धारा 193 का यानी परज्यूरी का कोर्ट में झूठ बोलने का मुकदमा चलेगा और इसमें तो अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। इससे साफ हो जाएगा कि बहुत महंगा पड़ेगा अनिल मसीह को जो इन्होंने किया है। केंद्र से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए इंडिया विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया था। जोर शोर से कई बैठकें हुई थी, बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया था, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, न केवल एक एक करके साथी बिछड़ रहे हैं बल्कि सीट शेयरिंग पर भी बात नहीं बनने से गठबंधन का कुनबा बिखराव की मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। राहुल गांधी को कल अमेठी में अखिलेश का इंतजार था तो आज रायबरेली में एसपी मुखिया की राह देखी जा रही थी। लेकिन राहुल रायबरेली पहुंचते उससे पहले ही वो खबर आने लगी जिसकी चर्चा कई दिनों से पॉलिटिकल कॉरिडोर में लगातार हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में विपक्षी गठबंधन इंडिया टूट गया है। एबीपी न्यूज को विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि गठबंधन को लेकर संयोजक बनाए गए मुकुल वासनिक के वार्ता टीम से हटने के बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। कई पत्र भेजने के बाद समाजवादी पार्टी ने सहयोगी के तौर पर कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन बात बिगड़ गई। अब समाजवादी पार्टी सभी 80 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने में जुट गई है। मतलब साफ है, एसपी की नजर अब रायबरेली और अमेठी पर भी है। हालांकि कांग्रेस ने अभी भी उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है। Brother, it is in final stage. Any time it can be finalized. No. I am not. This discussion is going on. टूटा नहीं है, बातचीत चल रही है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर एक ऐसी जो बातचीत होते हैं गठबंधन में अलग अलग पार्टियों के बीच में, कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, लेन देन का मामला है। अखिलेश जी ने कहा है, राम गोपाल यादव जी ने बार बार कहा है कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे और इंडिया गठबंधन में ही हम ये उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस भले ही उम्मीद में हो, लेकिन कल मुरादाबाद में अखिलेश गठबंधन टूटने का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। आखिर वो कौन सी 17 सीटें हैं जो अखिलेश ने कांग्रेस को दी थी? एबीपी न्यूज के पास उन 17 सीटों की लिस्ट है। अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, अमरोहा, बागपत, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, झांसी, बाराबंकी, कानपुर, सीतापुर, कैसरगंज, महाराजगंज। दरअसल कांग्रेस मुरादाबाद मंडल की सीटों पर अड़ी थी और यहीं से बात बिगड़ गई।
सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस की मांग 20 सीटों पर थी। समाजवादी पार्टी ने इन 20 सीटों के पिछले कुछ चुनाव का लेखा जोखा कांग्रेस को दिया, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों को हजारों में वोट मिले थे, जबकि एसपी को मिले वोटों की संख्या लाखों में थी। आरएलडी का साथ छूटने के बाद बदली परिस्थितियों में कांग्रेस को साथ रखने के लिए अखिलेश ने 17 सीटों का ऑफर दिया, लेकिन कांग्रेस ने ये नामंजूर कर दिया। वैसे एसपी का 17 सीटों वाला ऑफर कुर्बानी थी या गेम, इसको लेकर भी चर्चा जोरों पर है। 17 सीटों में से 9 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी ने कभी जीत हासिल नहीं की। 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही बार जीत पाई है। सिर्फ 2 ही सीट ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी ने 2 या उससे ज्यादा बार जीत हासिल की है। कैसरगंज से समाजवादी पार्टी 5 बार और बाराबंकी से 2 बार जीती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूटने का मतलब होगा 80 सीटों पर चौतरफा लड़ाई, और ये मिशन 80 पर जुटी बीजेपी के लिए राहत की खबर है। तो जहाँ जा रहे टूटता जा रहा है। हाँ, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ गठबंधन टूटता ही जाएगा। जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ जनाधार कांग्रेस का अपने आप कम होता चला जाएगा। 2024 में ये मिलकर के लड़े और चाहे अलग अलग लड़े, लेकिन इस बार अमेठी के साथ साथ रायबरेली में भी कमल खिलेगा। और जहां सपा का खाता 2019 में खुल गया था, इस बार वहां जमानत बचाना भी उनको मुश्किल होगा। आप अगर सोच रहे होंगे कि मुश्किलों में सिर्फ कांग्रेस ही है, तो ऐसा नहीं है। अखिलेश के सामने भी समस्याओं का पहाड़ खड़ा है। पहले ही महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय बोल दिया, तो एमएलसी पद से भी इस्तीफे का ऐलान करने में स्वामी प्रसाद मौर्य ने देरी नहीं की। अखिलेश यादव जी व्यक्तिगत बहुत भले इंसान है, ऑल इन ऑल प्रोफेसर साहब जब तक हैं तब तक समाजवादी पार्टी पर ग्रहण लगता रहेगा, बढ़ने के बजाय नित्य प्रति समाजवादी पार्टी जनाधार घटता रहेगा। चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी घाटी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है। अब 22 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी बनाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य वो नेता हैं जो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर एसपी के साथ आए थे, और अब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एसपी को अलविदा कह दिया है। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद किसका गेम बिगाड़ते हैं और किसका बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जेडीयू से समर्थन वापसी के बाद आरजेडी लोकसभा चुनाव के लिए अब खुलकर लोगों के बीच जाने का मन बना चुकी है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं, जहां वो घूम घूम कर 17 महीने की महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। मकसद एकदम साफ है, किसी भी तरह से चुनावों से पहले एनडीए की बढ़ती ताकत को रोका जाए। भक्ति के साथ क्या तेजस्वी को मिलेगा जन विश्वास? हाल ही में सत्ता का साथ छूटने के बाद विपक्ष में पहुंचे तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले। यात्रा की एक एक तस्वीर, तेजस्वी की एक एक बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा की पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा आज से शुरू हुई है, जो 1 मार्च तक चलेगी। इस यात्रा में तेजस्वी 38 में से 33 जिलों में जाएंगे। तेजस्वी यात्रा की शुरुआत में अपनी बेटी के साथ नजर आए। आज नहीं, पहला जन्मदिन मनाएंगे। परिवार का आशीर्वाद लेकर तेजस्वी बिहार में आरजेडी का माहौल बनाने निकल गए। हो गया। तेजस्वी इस यात्रा की शुरुआत में नीतीश पर कभी प्यार और कभी तकरार वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं। चाचा को काला भगाएगा तो सम्मान कीजिए भाई, सम्मान कीजिए। बड़े हैं, बड़े परिवार के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन
अरे भाई असली लड़ाई भाजपा से ना बा ताकतवर कहना चॉइस कीजिएगा उन्हें। अब कोई ताकत रह गया है तो लड़ाई तो भाजपा से ना है। बदली परिस्थितियों में तेजस्वी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप अक्सर पार्टियां लगाती रही। तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर की रैली में इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात कही। कुछ लोग कहते हैं कि राजद जो है, लालटेन जो है माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप की पार्टी कैसे है? B से बहुजन, A से अगड़ा, A से आधी आबादी और B से पुअर मतलब गरीब। समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट आई, दूसरी और ये तीसरी। समाजवादी पार्टी के 5 और उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया है। ये भी बहुत बड़ा है, इसके बड़े सियासी मायने हैं। समाजवादी पार्टी के 5 और उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है और बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट आई है। पहले लिस्ट, दूसरी लिस्ट और अभी तीसरी लिस्ट। लगातार खबरें आ ही रही हैं कि अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बात नहीं बन पाई है और अखिलेश यादव की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार लिस्ट जारी की जा रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। अभी बड़ी अपडेट यह है कि तीसरी लिस्ट आ गई है। समाजवादी पार्टी के 5 और उम्मीदवारों का इसमें ऐलान कर दिया गया है। शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट दिया गया है और ये अपडेट है कि बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव कैंडिडेट थे, अब सीट बदल दी गई। अब शिवपाल यादव यहां से जो है नए कैंडिडेट हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया है, धर्मेंद्र यादव की जगह इनको दिया गया है, इसके क्या मायने हैं? वीरेश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल यह है कि अभी बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट दिया गया है, जो तीसरी लिस्ट जारी की गई है, इसमें इसके क्या मायने हैं? देखिए, सवाल खड़ा हो रहा था कि विधानसभा में चुटकी ली थी मुख्यमंत्री ने कि सूची में तो चाचा का नाम ही नहीं है, चाचा अभी भी बदलकर हमारी तरफ आ सकते हैं। घोर अपमान किया जा रहा है शिवपाल यादव का। तो विधानसभा में चाचा प्रकरण उठ चुका था अभी बजट सत्र में और इसको लेकर शिवपाल यादव ने बातें भी रखी थी कि इस तरह के जो बात है, लग रहा है विधानसभा में चाचा प्रसंग ही चल रहा है। तो ये जो तरीका है, इसको लेकर आपत्ति लगातार की जा रही थी और एक उपहास का विषय बन गए थे शिवपाल यादव की, उनका नाम क्यों नहीं है लिस्ट में। और ऐसे में शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है धर्मेंद्र यादव की जगह पर बदायूं के। और बात स्पष्ट हो गई है कि संघमित्र मौर्य। अभिषेक, ये जो मजाकिया अंदाज में जो तंज किया गया था विधानसभा में, ये उसका परिणाम है या फिर शिवपाल आगे के चुनावों में कहीं ना जाए, ये उसकी बदौलत किया गया है? देखिए, 2 चीजें हैं। पहली बात ये समझना होगा कि बदायूं की सीट की सिचुएशन क्या है और बदायूं की सीट बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। धर्मेंद्र यादव वहां से 2 बार के सांसद रहे हैं। धर्मेंद्र यादव पिछली बार हार गए थे संघमित्रा मौर्य से। और उसमें एक बड़ी बात मैं आपको और ये बताऊं कि इस बार की जो लड़ाई है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी हाल ही में साथ छोड़ा है और आज ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। आज ही समाजवादी पार्टी से और विधान परिषद से इस्तीफा दिया है। और मेरी कल ही बात हुई थी संघमित्रा मौर्य से। संघमित्रा मौर्य बदायूं में डटी हुई हैं, वो बीजेपी के टिकट पर लगातार लड़ने की तैयारी कर रही हैं। तो एक तीर से 2 निशाने हैं। एक तो एक मजबूत उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव, जिनका रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है, जो उनकी चुनावी जीत का इतिहास है। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के सामने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जहां पर पलड़ा जो है, सियासी पलड़ा, वो बेहद ही दिलचस्प हो गया है। और आप यूं समझिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी ये सीधा पॉलिटिकल जवाब है। इसको यूं भी देखना चाहिए। ये सिर्फ बदायूं की सीट पर बीजेपी को टक्कर नहीं है, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य को भी सीधा राजनीतिक संदेश है कि शिवपाल यादव जैसी कद्दावर शख्सियत को वहां से उतार दिया है समाजवादी पार्टी ने।
जी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि 22 तारीख को वो अपने पार्टी का ऐलान कर देंगे, और तो अगर शिवपाल यादव वहां से लड़ेंगे तो सीधी बात है कि बहुत बड़ी टक्कर उनको मिलने वाली है। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं कि शिवपाल यादव का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, उनका जो उनका चुनावी सफर है और जिस तरह से उन्होंने अपनी जब पार्टी बनाई थी और उस पार्टी बनाने के बाद जिस तरह से वो मैदान में उतरे थे और जिस तरह से उनकी रीच रही है, वो सारी बातें समाजवादी पार्टी के बड़े ही हक में जाती हैं। तो ऐसे में उनको वहां से उतारना, और देखिए दूसरी बात यह है कि एकदम फ्रेश चेहरा है, उनके ऊपर बदायूं में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, किसी तरह की नहीं है। धर्मेंद्र यादव वहां से 2 बार के सांसद रहे हैं, पिछली बार हारे हैं वो, तो उसमें पिछली 2 बार का उनका इतिहास, पिछली बार हारना और संघमित्रा मौर्य से टक्कर लेना, और पिछली बार ये लड़ाई हो चुकी है, उसमें बहुत कुछ नएपन की गुंजाइश नहीं है। और उस समय तब, जबकि ये चुनाव जो है ब्रांड मोदी के नाम पर होने जा रहा है, ये एकदम क्लियर है, जमीनी सच्चाई यही है। तो ऐसे में शिवपाल यादव को वहां से उतारना एक बड़ा सियासी समीकरण है, और मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी राजनीति है, उसको ध्यान में रख करके भी फैसला किया गया है। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। वीरेश पांडे भी हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। वीरेश, ये जो 5 नए उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, इसके मायने एक बार फिर समझा दीजिए आप। देखिए, मैं आपको अंदर की खबर बताऊं कि शिवपाल यादव को जब लिस्ट में नाम नहीं आया, उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिवपाल यादव से संपर्क करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर राष्ट्रीय नेता ने भी शिवपाल यादव से संपर्क करने की कोशिश की, और सूत्रों से मेरे पास जानकारी है कि शिवपाल यादव ने कहा कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन पार्टी के, यानी समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता से जब मेरी बात हो रही थी, तो उनका साफ कहना है कि मैं शिवपाल यादव के साथ जा रहा था, पूर्वांचल की यात्रा कर रहा था, एक वैवाहिक कार्यक्रम में जा रहा था। शिवपाल जी ने कहा कि अगर लड़ाना होगा तो लड़ाएंगे, नहीं लड़ाएंगे तो घर बैठ जाऊंगा। यानी उस नेता का कहना था जो शिवपाल यादव के साथ कैबिनेट में, मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में और साथ ही साथ अखिलेश यादव की कैबिनेट में साथी रहा, शिवपाल यादव का बड़ा सहयोगी रहा, वो बहुत ही मायूस होकर कह रहा था कि चचा, यानी चचा का जो इस वक्त परिस्थिति है, मना स्थिति है, वो बहुत ही तटस्थ हो गई है। उनको अब उन्होंने कहा कि अब लड़ाना होगा तो अखिलेश लड़ाएंगे, नहीं लड़ाना होगा तो जो उनका फैसला होगा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब मैं थक गया हूं। तो ये सारी बातें, और इस बीच जब सूची आई और उसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं आया, उसको लेकर पार्टी के अंदर भी सुगबुगाहट हो गई थी कि अगर शिवपाल यादव के साथ ऐसा हो रहा है तो पार्टी में बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोगों के साथ क्या होगा। बहुत सारे ऐसे लोग, मैंने एबीपी न्यूज पे ये बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं समाजवादी पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने को उत्सुक हैं, संपर्क में हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही है कि जो समाजवादी पार्टी के अंदर खाने की खबर जानता है, जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच बैठता है, वो ये जानता है कि क्या चल रही है समाजवादी पार्टी के अंदर। लोग वहां उदाहरण देते हैं कि जब शिवपाल यादव चचा का जब ये हाल है, तो मुलायम सिंह यादव के जमाने के हम नेताओं का क्या हाल होगा। ऐसे ऐसे कद्दावर नेता पूर्वांचल के हैं, अवध के हैं और बुंदेलखंड के हैं, जो हमसे कई बार इस बात को कह चुके हैं। और इसीलिए मैं इतने ही बहुत ही दबाव से इस बात को कह रहा हूं कि वो आपसी बातचीत में इस बात को कहते हैं कि जब शिवपाल जी तटस्थ हो गए, जब शिवपाल जी का ये हाल है, अब नेताजी के जमाने के नेताओं का कुछ नहीं होगा, जो नेताजी के करीबी रहे उनका कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत मैसेज जा रहा था, और मैसेजिंग अखिलेश यादव के समक्ष पहुंच रहा था। और इसी बीच में मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊंगा, शिवपाल यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच भी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। और विधानसभा का जब बजट सत्र चल रहा था, तो आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री ने कई बार शिवपाल यादव को इंगित किया कि अब तो इधर आ जाओ, अब कितना तुम्हारी बेइज्जती होगी, अब कितना, अब तो सूची भी आ गई, सूची में भी नाम नहीं है। तो इस वक्त समाजवादी पार्टी सूची खेल रही है, कांग्रेस से खेल रही है, राजा भैया से खेल रही है, अपने से खेल रही है, अपने लोगों से खेल रही है, परिवार में खेल रही है, धर्मेंद्र से खेल रही है, शिवपाल से खेल रही है, सूची खेल रही है अखिलेश यादव की पार्टी। और लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि अब शिवपाल यादव बदायूं से उम्मीदवार होंगे। तो अभिषेक, क्या लगता है कि बदायूं से लड़ना इनकी खुद की मर्जी होगी या फिर रणनीति है ये समाजवादी पार्टी की, सोचा समझा फैसला है ये? मैं वही कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण सिर्फ ये नहीं कि शिवपाल यादव लड़ रहे हैं,
महत्वपूर्ण ये वो लड़ कहां से रहे हैं, उनको आखिरकार बदायूं से ही क्यों उतारा गया, ये महत्वपूर्ण है। आखिरकार धर्मेंद्र यादव का टिकट बदलने की नौबत क्यों आई, ये महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र यादव जो 2 बार वहां से सांसद रहे हैं, पिछली बार संघमित्रा मौर्य से हारे हैं, तो धर्मेंद्र यादव का टिकट बदला क्यों गया? शिवपाल यादव को लड़ाने के लिए बहुत सारी सेफ सीटें थी जहां से शिवपाल यादव लड़ सकते थे, लेकिन बदायूं से उतारने का जो मकसद है उसका सीधा सा मैसेज है। और मैं फिर कह रहा हूं, वो मैसेज स्वामी प्रसाद मौर्य की भी घेराबंदी के लिए है, क्योंकि वहां पर कल मेरी बात हुई है संघमित्रा मौर्य से, वो बदायूं में डटी हुई हैं, लगातार बदायूं में वो अपनी तैयारियां कर रही हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से अब ये कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई है, लेकिन सिटिंग एमपी इस नाते भी उनका वहां पर दावा है और ऐसा कोई खारिज भी नहीं किया गया है। तो ये बीजेपी को एक टफ फाइट देने की बात तो है ही है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की जो अपनी विरासत है, जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वहां पर भी एक बड़ा चैलेंज स्थापित करने की कवायद है बदायूं से शिवपाल यादव को टिकट देना। मैं फिर कह रहा हूं, टिकट उन्हें किसी भी सीट से, सुरक्षित सीट से दिया जा सकता था, और शिवपाल यादव जिस कद के नेता हैं, उनको बदायूं में उतारने का मतलब है कि यह सीधा सीधा पॉलिटिकल मैसेजिंग है। जी ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। वीरेश, कैराना से टिकट दिया गया है इकरा हसन को, इसके क्या मायने हैं? हाँ, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि सोर्सेज से खबर ये आ रही है कि आजमगढ़ से जो धर्मेंद्र यादव उपचुनाव लड़े थे, धर्मेंद्र यादव को शिफ्ट करके आजमगढ़ से लड़ाया जा सकता है। ये जो सीट बदली है बदायूं से लड़ाने की, धर्मेंद्र यादव को शिफ्ट किया जा सकता है, आजमगढ़ से उन्हें लड़ाया जा सकता है। ये सोर्सेज से खबर आ रही है समाजवादी पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों से कि धर्मेंद्र यादव को बदायूं से शिफ्ट करके आजमगढ़ अखिलेश ले जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हालांकि आपको मैं बताऊं कि इकरा हसन के बारे में आपने पूछा, कैराना के बारे में पूछा, तो कैराना की धरती पर मैं कई बार जाकर देख चुका हूं। मुनव्वर हसन, इकरा हसन का जो ये खानदान है वो बहुत ही मजबूत है जमीन पर, और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव और आरएलडी जैन चौधरी के बीच ये में सीट भी मांग रही थी आरएलडी, लेकर ठन गई थी। कैराना किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहते थे अखिलेश यादव, क्योंकि नाहिद हसन, जी हां, नाहिद हसन इकरा हसन के जो भाई हैं, वो सिटिंग एमएलए हैं, और लाख विरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी के उस चुनाव में मैं खुद उस धरती पर था। नाहिद हसन जीते थे जेल के अंदर से रहकर। इकरा हसन ने जबरदस्त वहां चुनाव प्रचार किया था। जिस गांव में वो जाती थी मैं उनके साथ जाता था, और इकरा हसन को हाथों हाथ लोग ले रहे थे, और भविष्य के एमपी के तौर पर कैराना में उनको देखा जा रहा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो कैराना की धरती पर गया है, जो वहां के आबो हवा को जानता है, वो ये जानता है कि इकरा हसन एक मजबूत कैंडिडेट है। यही कारण है कि अखिलेश यादव भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसी वजह से अखिलेश यादव नहीं टिकट देना चाहते थे। यही कारण है कि अखिलेश रिस्क नहीं लेना चाहते थे, वो नहीं देना चाहते थे। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव इसलिए आरएलडी का जो टिकट था वो इस वजह से फंसा था। वो जो दोनों के बीच में एक पेंच था सीटों को लेकर, ये बहुत सारे सीट हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभिषेक बता रहे थे कि शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट देने के क्या मायने हैं। शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट देने के मायने ये हैं कि अब तो सूची में शिवपाल यादव का नाम आ गया। शिवपाल यादव ऐसे शख्स हैं समाजवादी पार्टी के कि उनके विरोधी भी ये जानते हैं कि उनकी ताकत क्या है, और खुद अखिलेश यादव भी ये जानते हैं। उनसे ज्यादा डिंपल यादव को पता है। ये जो लगातार लिस्ट आ रही है ना वीरेश, इससे पता चलता है कि कितने जमीनी तैयारियों में और पहले से ही समाजवादी पार्टी जुट गई है।